नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी रक्षा कक्षा से काफ़ी बड़ा और किताबों से भरे रैक थी। कौन सी अलमारी में मोटी मोटी किताबें भरी पड़ी थी। अलमारी खोलने की कोशिश करते शिक्षक ने कहा, अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया में प्राचीनतम साहित्य स्रोत में से एक। शायद सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया। इसमें से 3 देवता बहुत प्रमुख हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग देवता, इंद्र सोम एक पौधा जिसे खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आर्य विद्यार्थियों को इस अक्षरों, शब्दों, वाक्यों बांटकर स्वर पाठ कथन कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने के लिए पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा बहुरूपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोपीय बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी। इनमें से भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपस में शब्दों एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में माँ, हिंदी में और मदर अंग्रेजी। सब देखो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार में भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से जुड़ी हैं। इन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुना। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद भी लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों की भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद में सूक्त वार्तालाप से के रूप में है। विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजियों नदियों ब्यास सतलुज के बीच संवाद की एक सूक्त का अंश। इन दोनों नदियों को मानचित्र पृष्ठ 2 में खोजें और फिर ढूंढें। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीरी में पाई गई। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। पांडुलिपि में देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र और एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ दोनों के बीच संवाद। इतिहासकार यह बताने के लिए प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होती है जहाँ नदियाँ बहती हैं, या भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं घोड़े गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े गायों से की गई। क्या तुम्हें लगता है कि रथ की महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब में कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर बताओ कि उन्हें परिवहन के लिए किन साधनों का उपयोग किया। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है।
मानचित्र को देखो, ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, रथ और घोड़े। ऋग्वेद में मवेशी बच्चे, खासकर पुत्रों, घोड़े की प्राप्ति के लिए अपने प्रार्थनाएं की। घोड़ों की लड़ाइयों में रथ खींचने के लिए काम किया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ जैसी जल्दी तैयार हो जाती थी फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन कुछ सभा के मिलते जुलते और युद्ध के शांति विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। वहाँ के लोग को अपना सरदार चुनते थे और बहादुर और कुशल योद्धा भी हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों को विशेष बताने वाले शब्दों में रखा गया है। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ब्राह्मण तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरे राजा। राजा वह नहीं जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ना तो ये बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी और ना ही कर वसूलते थे। प्रायः राजा मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग में एक बार फिर पढ़ो या पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक बार जिनका उपयोग हिंदी व भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा विश्व, जिसे वह शब्द निकला है। विषय अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व जनों के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विश्व, भरत जन, विश्व जनपद या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इसमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद आर्य कहते थे। अपने विरोधियों के दासियों कहते थे। दास के लोग जो यज्ञ नहीं करते थे शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह के लोग एक अलग तरह के विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी पाषाण काल की। अगले पृष्ठ में देखो। ये शिलाखंड महापाषाण काल, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। पत्थर में दफन एक जगह लोगों द्वारा करने लगाए जाते थे। महापाषाण के कब्र बनने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल 2 दिखाए गए। महापाषाण जमीन ऊपर दिखे जाते थे। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार पुरातत्वों को गोलाकार सजाएं मिलती थी। कई बार ऐसा अकेला खड़ा पत्थर मिलता था। यह एकमात्र प्रमाण था कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह से काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उनसे क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए लोगों को दफनाना। इन कब्रों को कुछ समानताएं हैं। समानता, मृतकों की खास मिट्टी के बर्तनों से एक साथ दफनाया जाता है, जिन्हें काले रंग के मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इन्हें साथ ही मिले लोहे, औजारों, हथियारों, घोड़े के कंकाल और साथ सामान तथा पत्थर और सोने गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान शिष्ट कहा जाता था। या दिखाए गए शिष्ट का एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है। या शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। महापाषाण काल कब्रों में लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान के लिए बनाई गई। नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार।
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों को कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें व्यक्ति की समानता होती थी, अलग अलग होती थी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से की जाती थी। पृष्ठ 12 मानचित्र 2 ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति का कब्र 33 सोने के मन के शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन दफनाए गए। सामाजिक स्थिति को दर्शाता है कि लोग अमीर तो कुछ गरीब और कुछ सरदार तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों की थी? कभी कभी महापाषाण के अन्य एक से अधिक कंकाल मिले। यह दर्शाते हैं कि शायद एक परिवार के लोग एक ही साथ अलग अलग समय पर दफनाए गए हैं। मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र ले जाया जाता था। ऐसे स्थान गोलाकार लगाए और पत्थर के चट्टान चिन्हों द्वारा काम किए करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफना कर दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव में विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 इनाम गांव को खोजो। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहाँ लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तनों जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के चारों ओर पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के नीचे यह बसा यह घर गांव के बसने के घरों के में एक साथ था। एक घर में एक अनाज का गोदाम भी शव के पैर मुड़े थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर बच्चे कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को बीच फर्क नहीं है। कभी कभी कंकाल के साथ सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो महिला मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ अक्सर पुरुषों आभूषण पहनते थे। आज के लोग लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का चरिक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर 306 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना का विज्ञान 206 हड्डियां से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक अपनी गिनती में दांत, हड्डियां, जोड़े और कार्टिलेज का जोड़कर भी यह संख्या बताई थी। तुम्हें अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारियाँ कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोग के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्व गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। कई हड्डियों पर कटने के निशान का अंदाजा होता है। लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, सुअर, संभा, चीता, हिरण, किसगौरा, नेवला, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछली हड्डियाँ भी पाई जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर इस तरह के रस भरियों का एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। कल्पना करो 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन किया जाता रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, काल, लोहा। आओ याद करें। निम्न का सुमेल कीजिए। वाक्यों को पूरा कीजिए। आओ चर्चा करें। आज हम जो किताब पढ़ते हैं ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? पुरातत्व कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? एक राजा जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? आओ करके देखें। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से
किन्हीं 5 पुस्तकों का नाम बताओ। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुम्हें उस कविता का गीत सुनकर याद किया था या पढ़कर। ऋग्वेद में लोग वर्गीकरण उनके कार्य, उनकी भाषा और उनके आधार पर किया जाता था। नीचे दी गई तालिका में 6 परिचित लोगों का नाम भरो। 3 पुरुष 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पेशा भाषा लिखो। क्या तुम्हें विवरण कुछ में और कुछ जोड़ना चाहोगी। महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना 3500 वर्ष पूर्व। महापाषाणों की निर्माण शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में मृतकों का निवास लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले। चरक लगभग 4200 वर्ष पहले। चरक लगभग 2000 वर्ष पहले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोज को, चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।